स्टेट टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं मायरा। आपको बता दें आज 14 मार्च है और 14 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे को मनाया जाता है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पेशेंट्स को अवेयर करने के लिए जगह जगह कैंप्स लगाए जाते हैं, लेकिन आज आपको बता दूं कि स्टेट टाइम्स की टीम ने नेफ्रोलॉजिस्ट सीनियर डॉक्टर है एसके बाली, उनको यहाँ पर इन्वाइट किया है। जी बिल्कुल, इनसे जानेंगे हम कि किडनीज को हेल्दी कैसे रखते हैं उन सब पेशेंट्स के लिए जो सब इस बीमारी से जो है प्रभावित है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय जो है स्टेट टाइम्स को दिया। थैंक यू। मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि किडनीज को लेकर हम आज बातचीत करेंगे। किडनीज को हेल्दी जो है वो कैसे रखा जा सकता है? ऐसा है कि आज जैसे आपने बताया कि वर्ल्ड किडनी डे है, ये 2006 से पूरी वर्ल्ड में सेकंड थर्सडे ऑफ एवरी ईयर इन मार्च, मंथ ऑफ मार्च मनाया जाता है। इसका मेन पर्पस जो है वो लोगों को किडनी डिजीज के बारे में अवेयर करना है बाय वेरियस मेथड्स लाइक प्रेस कवरेज, मेडिकल कैंप्स एंड अदर्स। इस साल का जो इसका थीम है वो किडनी हेल्थ फॉर एवरीबॉडी। तो उसमें हमारा मेन पर्पस यही रहता है कि लोगों को किडनी डिजीज के बारे में बताया जाए कि कौन कौन सी डिजीजेज हैं जो हमारी किडनीज को अफेक्ट करती हैं और उनके क्या सिम्टोमेटोलॉजी है और उनको प्रिवेंशन के लिए क्या किया जाए, ताकि अर्ली अवेयरनेस जो अर्ली डायग्नोसिस है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लोगों को पता होना चाहिए कि उनका क्या सिम्टोमेटोलॉजी है ताकि वो अर्ली उसको डॉक्टर के पास जाके उसकी एवेल्युएशन करवाए। क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है ना कि हर दूसरे तीसरे बंदे को जो है किडनी फेलियर की कोई ना ये तो होता ही रहता है, तो उसकी क्या मतलब रीजन क्या है उसका? जो हमारी कंट्री में 2 लाख अप्रोक्सीमेटली लोग हर साल किडनी डिजीज से ऑफ वेरियस स्टेजेस, मेनली क्रॉनिक किडनी डिजीज अफेक्टेड होते हैं। इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो डायबिटीज है। डायबिटीज जो है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, वो क्रॉनिक किडनी डिजीज का सबसे लार्ज नंबर जो है वो इसके कारण। आपने बोला डायबिटीज सिर्फ मीठा खाने से होता है या फिर कुछ और? नहीं, डायबिटीज ऐसा खाने से तो नहीं होता है। ये तो कुछ डायबिटीज जो है जेनेटिक फैक्टर्स है, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, कोई हमारी जो सेडेंटरी हैबिट्स हैं, कुछ वेट गेन जिनको हो जाए, और कुछ जेनेटिक इसमें है, एनवायरमेंटल है। तो ऐसे मीठा खाने से कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन जिनको हो उनको जो थोड़ा इसके परहेज करना है ताकि शुगर का कंट्रोल अप्रोक्सीमेटली गुड क्वालिटी कंट्रोल हो, ताकि वो फर्दर जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको अफेक्ट ना करे। तो एक बार अगर किडनी फेलियर का आपको आ गया कि नहीं, डायग्नोस हो गया किडनी फेलियर है, उसके बाद आपका कोई ट्रीटमेंट नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। किडनी फेलियर जो टर्मिनोलॉजी है आजकल यूज नहीं की जाती, क्योंकि लोगों में इसका एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि किडनी फेल हो गई है। इसको हम आजकल जो मेडिकल साइंटिफिकली इसको क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं। तो उसकी वेरियस स्टेजेस है, स्टेज 1 टू स्टेज 5। स्टेज 5 जो है उसमें हम एडवांस रिनल फेलियर जिसे कहते हैं, एडवांस किडनी डिजीज, उसमें हमें ट्रांसप्लांट या डायलिसिस जो मॉडलिटी है वो अवेलेबल है, जिसको उस टाइम पे उससे जो अर्ली स्टेज में डायबिटिक नेफ्रोपैथी या हाइपरटेंशन या किसी भी कारण उसका जो ट्रीटमेंट है वो एक तो शुगर का कंट्रोल ड्रग से और एप्रोप्रिएट ड्रग से, कुछ ऐसी जो ड्रग्स हैं जो किडनी को लिए ज्यादा फेवरेबल है वो दी जाती है। कई बार इंसुलिन देनी पड़ती है, और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल जो है वो किडनी को फर्दर डैमेज से रोकता है। अगर कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर का रोल रहता है? हाँ, ब्लड प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एक तो ब्लड प्रेशर एसेंशियल हाइपरटेंशन जिसे हम कहते हैं, कोई और रीजन नहीं है, उसके कारण जो किडनी इन्वॉल्वमेंट हो रही है। डायबिटीज में जब किडनी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है उसके बाद भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो दोनों, हर एक पेशेंट जो क्रॉनिक किडनी डिजीज, मेजॉरिटी पेशेंट मोर देन 90% उनको ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। तो उसका कंट्रोल जो है किडनी को फर्दर डैमेज को रोकता है अगर हम अप्रोप्रिएट कंट्रोल ब्लड प्रेशर का करें। बीपी को लेकिन मेंटेन करें कैसे? हाँ, ब्लड प्रेशर का जो मेंटेनेंस है, पहले तो उसका डायग्नोज करना पड़ता है कि इसका रीजन क्या है। मिडिल एज में यूजुअली ये
एक एसेंशियल हाइपरटेंशन होती है, जिसमें फैमिली हिस्ट्री हो ब्लड प्रेशर जी। की और 30-40 ईयर में वो स्टार्ट हो। लेकिन अर्ली स्टेज में अगर किसी को यंगर एज में हो तो उसमें सेकेंडरी हाइपरटेंशन का रीजन जो एक इम्पॉर्टेंट है वो किडनी की डिजीज है, जिसे हम किडनी की सोजिश या ग्लोमेरुलोपैथीज कहते हैं। उसके कारण जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या किडनी की जो आर्टरीज हैं उनमें ब्लॉक हो जाए, जिसे हम रीनल आर्टरी स्टेनोसिस कहते हैं, उसके कारण भी यंगर एज ग्रुप में बड़ा ज्यादा ब्लड प्रेशर जो ड्रग से कंट्रोल नहीं होता है, तो उसमें हम फिर देखते हैं कि इसका रीनल आर्टरी स्टेनोसिस तो नहीं एक उसके कारण होता है। तो सबसे पहले उसका रीजन फाइंड आउट करना है, ब्लड प्रेशर का रीजन क्या है, किडनी डिजीज के कारण है, एसेंशियल हाइपरटेंशन है, या कोई और रीजन है। फिर उसका जो ड्रग्स है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स और डाइट कंट्रोल। डाइट में हम साल्ट इनटेक कम करते हैं, हम फैट इनटेक कम करते हैं। ओबेसिटी जो है वो भी हाइपरटेंशन को बढ़ाती है और किडनी डिजीज को भी फर्दर डैमेज उसका करती है, जो हमारा वेट गेन है। और दूसरा जो ब्लड प्रेशर की कई बार जो किडनी एडवांस फेलियर में ड्रग्स जो हैं वो कई बार कॉम्बिनेशन में और हाई डोज में देनी पड़ती है। कई बार 3 ग्रुप 4 ग्रुप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के, तो माइल्ड साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो देख के किया जाता है। और क्योंकि ब्लड प्रेशर का कंट्रोल जो है वो दूसरे एंड ऑर्गन्स जो हैं, जिसमें हार्ट है, ब्रेन की आर्टरीज हैं, हमारी पेरिफेरल आर्टरीज हैं, आईज हैं, और ऐसे ही किडनी है, तो इनमें ब्लड प्रेशर का सब ऑर्गन में एक बड़ा नेगेटिव रोल हो रहता है अगर वो प्रॉपर्ली कंट्रोल ना हो। और यूजुअली देखा गया कि ब्लड प्रेशर के लोगों को सिम्टम्स कम होते हैं। आमतौर लोगों में ये धारणा है कि हमें हेडेक होती है, लेकिन इतना कॉमन सिम्टम नहीं है। जो ब्लड प्रेशर कईयों का साइलेंट रहता है, उनको सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन अगर चेक किया जाए तो बहुत ज्यादा होता है। तो ब्लड प्रेशर का जो लेवल है वो कंट्रोल एज पर लेवल ब्लड प्रेशर करना, एज पर सिम्टम्स नहीं करना हमने। तो जैसे ही हम उसको एक्यूरेटली कंट्रोल करेंगे, और 24 आवर कंट्रोल जो है वो देखना है। कभी मॉर्निंग में कंट्रोल ठीक है, इवनिंग में ज्यादा हो रहा है, या अर्ली मॉर्निंग में ज्यादा हो रहा है, तो वो एक एवेलुएट करना पड़ता है कि इसका जो ड्रग ऐसी हो जो 24 आवर कंट्रोल करे और उसके साइड इफेक्ट मिनिमम हो, ताकि हम फर्दर एंड ऑर्गन जो डैमेज है उनको कम किया जाए। 25% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन हैज सम ग्रेड ऑफ हाइपरटेंशन। इतना हाई इंसिडेंस ब्लड प्रेशर का है कि 25% एडल्ट पॉपुलेशन में हाइपरटेंशन है। इसका सिर्फ हिस्ट्री को लेके मेन रीजन रहता है या कुछ और भी? हिस्ट्री का रीजन जो है, पेशेंट को जब वो चेक करेगा ब्लड प्रेशर, जब तो उसे पता चलेगा कि उसका हाई है। लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि अब स्ट्रेस वगैरह लेने के बाद वो भी है, फैक्टर्स है। स्मोकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हाइपरटेंशन के लिए। किडनी को डैमेज के लिए भी स्मोकिंग को इम्प्लीकेट किया गया है, और आर्टरीज को इन्वॉल्व करती है स्मोकिंग जो है। वो देखा गया है कि स्मोकिंग किडनी डिजीज को एक्सेलरेट करती है और आर्टरीज को नैरो करती है। वो पेरिफेरल आर्टरीज भी हो सकती है, किडनी की आर्टरीज को भी नैरो करती है, और उसके कारण जो है एक बड़ा प्रिवेंटेबल फैक्टर है स्मोकिंग, जो किडनी को डैमेज करने से रोका जा सकता है। दूसरा, ओबेसिटी जो है, वेट गेन जो है, वो भी एक ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। कई लोगों को स्लीप एपनिया होता है, रात को बड़े लोगों को ऐसा होता है कि उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, और वो खासकर जो वेट गेन जिनका ज्यादा हो उनको फिर कई लोग रात को खराटे मारते हैं और नींद उनकी पूरी नहीं होती है और दिन में सोए रहते हैं। ये भी एक डिजीज है जिसे स्लीप एपनिया कहते हैं। इसके कारण भी जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। शुगर के कंट्रोल में भी ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और हाइपरटेंशन में, और किडनी डिजीज को भी एक्सेलरेट करते हैं, हार्ट डिजीज को भी एक्सेलरेट करते हैं। तो ये भी एक प्रिवेंटेबल, जो आम लोगों को इसका नॉलेज नहीं होती कि स्लीप एपनिया क्या है, क्यों ये लोग रात को सही तरीके से सो नहीं रहे और दिन में सोए रहते हैं। तो ओबेसिटी के कारण रिलेशन है, और दूसरी चीजें, उसका भी एक एवेल्युएशन करना जरूरी है। तो दूसरा, ये जो ड्रग्स है, हम ओवर द काउंटर जो एनाल्जेसिक ड्रग्स है, जिसको लोग माइल्ड पेन्स के लिए, हेडेक के लिए, जॉइंट पेन के लिए, बैक एक के लिए वो
ले लेते हैं और लॉन्ग टर्म में लेते रहते हैं। तो लॉन्ग टर्म जो एनाल्जेसिक का यूज है वो भी एक प्रिवेंटेबल फैक्टर है। ओवर द काउंटर केमिस्ट से आप ड्रग ले सकते हैं और महीने, और फिर एडिक्शन हो जाती है उन लोगों को। पेन किलर जब लेते हैं तो उनको थोड़ा रिलैक्स होते हैं, थोड़ी नींद आती है, तो एक किस्म से उनको एडिक्शन हो जाती है और वो लॉन्ग टर्म लेते रहते हैं। वही स्लीपिंग पिल्स भी देखें तो उनकी भी एक एडिक्शन रहती है, हाँ तो जी, उससे भी स्लीपिंग पिल का ऐसा वो कुछ इसमें किडनी डिजीज में नहीं है, लेकिन एडिक्शन कर सकता है वो, एडिक्शन हो जाती है। वही रोल जानना चाहिए क्रेटिनाइन का बॉडी पे क्या रहता है? हाँ, क्रेटिनाइन और यूरिया जो है हमारी बॉडी का जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है उसमें एक बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है मसल के, जब ब्रेक डाउन होता है पूरी बॉडी में, और जो मेटाबॉलिक हमारे एक्शंस है, तो कुछ लेवल हमारा जो नॉर्मल होता है अप टू 1.2 या 1.4 डिपेंडिंग अपॉन द मेथड विच इज यूज्ड। तो वो जो हम किडनी फंक्शन किसी का चेक करते हैं उसमें हम एक तो यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं, जो एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन है और बड़ी चीप भी है। उसमें हम देखते हैं कि अगर प्रोटीन तो नहीं कोई यूरिन में आ रहा, या आरबीसी तो नहीं आ रहे, रेड ब्लड सेल, या कोई लिकोसाइट पस सेल तो नहीं आ रहे, या कोई कास्ट तो नहीं है। तो यूरिन एग्जामिनेशन से हमें पता चलता है कि कई अगर किसी को प्रोटीन आ रही है, तो जैसे डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, या कोई और किडनी की स्वेलिंग्स है, ग्लोमेरुलोपैथी, उसमें प्रोटीन आता है यूरिन में। बच्चों में भी देखा गया एक बड़ा कॉमन नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है जिसमें यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाता है। तो यूरिन एग्जामिनेशन से हम पता कर सकते हैं कि भाई इसमें किडनी डिजीज जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट, मतलब प्रोटीन इंटेक ज्यादा होने से प्रोटीन आना, प्रोटीन इंटेक ज्यादा होने से जो हमारे किडनी के ग्लोमेरुलाई है उनमें कुछ ऐसा होता है जो बॉडी का ब्लड का प्रोटीन वो यूरिन में लीक नहीं होता। तो उनमें अगर स्वेलिंग हो जाए उसमें यूरिन का प्रोटीन जो है वो आ जाता है यूरिन में। ऐसा ज्यादा खाने से नहीं हो सकता, लेकिन डिजीज से हो सकता है। लेकिन इससे क्रोनिक किडनी डिजीज जो आपने कहा कि वो होने के चांसेस तो नहीं है ना? वो अर्ली सिम्टम्स है, ये जिसको भी प्रोटीन आ रहा है वेरियस डिजीज से, उसका ये है कि उसको किडनी इन्वॉल्वमेंट है। तो अब क्रेटिनिन और यूरिया हम मेजर करते हैं, अर्ली स्टेजेस में ये नॉर्मल रहता है और बाद में ये बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर ये 7 के ऊपर चला जाए तो उसे फिर हम सीकेडी स्टेज 5 कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारी किडनी जो है 10% काम कर रही है। तो उस टाइम में हमारे पास जो ऑप्शन है मैनेजमेंट की, वो या डायलिसिस करना पड़ता है तो या किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। उससे पहले जब हम डाइट कंट्रोल करते हैं, साल्ट इंटेक कम करते हैं, फॉस्फेट इंटेक जो हमारे कुछ फूड में होता है उसको कम करते हैं, जो ये जो फ्रूट जूसेस वाले फ्रूट्स हैं उसमें पोटेशियम होता है वो हम पेशेंट को कम लेने के लिए बोलते हैं। तो प्रोटीन डाइट रिस्ट्रिक्शन करते हैं, जिससे ज्यादा प्रोटीन लेगा तो उससे किडनी फर्दर डैमेज होने का रिस्क है, तो प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन डाइट करते हैं। फिर कुछ हेमोग्लोबिन इन लोगों का कम हो जाता है किडनी में, जो कुछ हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस होता है, जब किडनी का फंक्शन कम हो जाए तो उसका जो ब्लड है वो हेमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो उसको हम वो भी एक सिम्टम है किसी का हेमोग्लोबिन कम हो रहा है। तो एक रीजन जो है, अगर उसको कोई ब्लड लॉस की हिस्ट्री नहीं है, कोई अल्सर नहीं है, कोई स्टूल में ब्लड लॉस नहीं हो रहा, तो एक किडनी डिजीज एक इम्पोर्टेंट रीजन है जिसमें हमें चेक करना पड़ेगा। अगर किसी का हेमोग्लोबिन कम हो रहा है, उसको थकान हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, पाँव में स्वेलिंग हो रही है, तो ये सारे सिम्टम्स किडनी डिजीज के हो सकते हैं। तो उसमें फिर हम ब्लड यूरिया, क्रेटिनिन ये लेवल देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये, क्योंकि ये यूजुअली क्रॉनिक किडनी डिजीज के सिम्टम्स बहुत कम होते हैं, ये साइलेंट रहता है, इस करके डायग्नोज करना थोड़ा लेट हो जाता है। और लोगों को भी इसकी अवेयरनेस नहीं होती है, वो भी सोचते हैं कि ऐसे एजिंग से मेरे को सांस चढ़ गया या मैं थकान हो रही है, तो एवेल्युएट नहीं कराते। आइडियली तो हमें नॉर्मल पर्सन को भी हमारी जो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है बिफोर ही सफर फ्रॉम ए डिजीज, उसको नॉर्मली जो हमारे किडनी फंक्शन टेस्ट जो है 6-6 महीने के बाद करवाने चाहिए। और जिन लोगों को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, एल्डरली पॉपुलेशन 60 प्लस है, या जिनमें फैमिली में किडनी डिजीज है, उनको तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन, जो मेन इन्वेस्टिगेशन यूरिन हो गया, यूरिया, क्रिएटिनिन ब्लड में, अल्ट्रासाउंड किडनीज का,
कई लोगों को स्टोन्स होते हैं किडनी में और वो साइलेंट स्टोन होते हैं, पेन नहीं करते, तो अनलेस वी एवेल्युएट देम बाय डूइंग अल्ट्रासोनोग्राफी हमें पता ही नहीं चलता कि इसको स्टोन है, और किडनी डैमेज हो जाती है। बड़े लोग एंड स्टेज में आते हैं कि स्टोन के कारण किडनी डैमेज हो गई है, तो उसका अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोज किया जाए तो स्टोन को उसकी मेडिकल प्रिवेंशन कर सकते हैं, फ्लूइड इनटेक बढ़ाना या कोई ड्रग से या कुछ और अगर बड़ा ज्यादा है तो सर्जिकली भी स्टोन को रिमूव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर किसी की फैमिली में किसी की मदर को है या फादर को है तो उनके बच्चों को भी चांसेस हो सकता है क्रोनिक किडनी डिजीज? कुछ जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो बच्चों में फैमिली में ट्रेवल करते हैं, सारे नहीं हो सकते, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो उसको हम पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज कहते हैं। जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है जो मिडिल एज में पता चलती है, और एक ऑटोसोमल रिसेसिव होती है जो बच्चों में होती है। तो सिस्टिक किडनी डिजीज जो है वो एक ऑटोसोमल डोमिनेंट बड़ा इंपॉर्टेंट और कॉमन है जो एक फैमिली में रन करता है। तो जिनको फैमिली में ऐसा हो उनको अपनी जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनका इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासोनोग्राफी से या सीटी स्कैन से उसका डायग्नोज हो जाता है। वो एक फैमिली है डिजीज है जिसमें कॉमन है। वो कुछ और रेयर डिजीजेज होती हैं, जैसे एल्पोर सिंड्रोम है, फेब्री डिजीज है, कुछ रेयर डिजीजेज है जिनमें फैमिली में रन कर सकता है। लेकिन डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी कई बार फैमिलीज में होती है, हाइपरटेंशन भी फैमिलीज में होती है, एसेंशियल हाइपरटेंशन। तो इसके अलावा कुछ रेयर डिजीज हैं जो किडनी को फैमिलियल इन्वॉल्व करती है। जी, वहीं पे अगर पहले से ही किडनीज को हेल्दी रखना हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अब इसमें जो मेन डिजीजेज हमारी हैं, जैसे मैंने बताया डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हमारी जो ग्लोमेरुलोपैथी और स्टोन और ये पॉलीसिस्टिक जैसे मैंने बताया, ये 5-6 जो है मेन रीजन है। तो इसमें डायबिटीज को कंट्रोल, हाइपरटेंशन का कंट्रोल और स्टोन डिजीज का ट्रीटमेंट ये इंपॉर्टेंट है करना। और दूसरा जब इनका अलग पता चल जाए कि भाई इनको है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, उसका फिर कंट्रोल जो है एक तो हमें कुछ ऐसी चीजें नहीं करनी है, डाइट का कंट्रोल करना है, स्मोकिंग का मैंने बताया, वेट रिडक्शन, डाइट में कुछ ऐसा प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन वगैरह करनी है, और जो डाइट हमारी और रेगुलर एक्सरसाइज हमारे लिए जो है टू कीप योर सेल्फ फिट, तो रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए। वाटर इनटेक जो है वो कुछ डिजीज में हम कहते हैं जैसे स्टोन डिजीज में तो वाटर इनटेक, लिक्विड इनटेक बढ़ाना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है पेशेंट है जो किडनी डिजीज के, उनका स्वेलिंग हो जाती है पाँव में, मुंह में, उसमें फिर हमें फ्लूइड इनटेक जो है कम करना पड़ता है। तो डिपेंड करता है कि कौन सी डिजीज है और उसका कौन सी स्टेज है, उसी हिसाब से उसकी डाइट का और जो फ्लूइड इनटेक है उसमें वो करना पड़ता है कि उसका कई बार बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट जो यूरिन आउटपुट कम हो जाता है जब क्रॉनिक किडनी डिजीज का काफी देर पेशेंट जो डायलिसिस पे है, तो उसको फिर फ्लूइड इनटेक काफी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। तो अगर इस पे कोई स्पोर्ट्स वगैरह या जिम वगैरह करनी हो या किसी को ऐसी कोई डायग्नोस हुआ हो तो वो कर सकता है या माइल्ड एक्सरसाइज कर सकता है, मतलब बड़ा हैवी एक्सरसाइज जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। मसल कई लोग जो है ये जिम में जाते हैं और हैवी एक्सरसाइज करते हैं और ये जो सप्लीमेंट लेते हैं उसमें भी कुछ ऐसे टॉक्सिन्स हैं, कईयों ने उसमें स्टीरॉइड डाले हैं, कईयों ने उसमें एनाल्जेसिक्स है, कईयों में हाई प्रोटीन डाला, उसके कारण भी बड़े पेशेंट जो है जिम से भी उनका किडनी डैमेज हो गया ये जो सप्लीमेंट्स के कारण। तो काफी रिपोर्टेड केसेस हैं, तो वो भी एक मॉडरेशन में होना चाहिए। एक्सरसाइज जो है एज पर गाइडलाइंस होनी चाहिए, और दूसरा जो डाइट भी है बिल्कुल ये जो सप्लीमेंट बहुत लार्ज क्वांटिटी में लोग लेते हैं वो नहीं लेना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हम तक शेयर की है। और मुझे लगता है जितने भी लोग हमें देख रहे हैं अगर उनमें से किसी को भी ऐसे सिम्टम्स है या क्रॉनिक किडनी डिजीज जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब की इन बातों से आप तक जरूर कोई ना कोई हेल्प जो है वो आपको मिलेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और भी अपडेट्स के लिए और एक नई शख्सियत के साथ जल्द हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत और ऐसे ही देखते रहिए स्टेट टाइम्स। थैंक यू।